चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम आगे चैप्टर 17 करते हैं और इंशाल्लाह आज हम इसको खत्म कर देंगे। तो लिहाजा पढ़ रहे थे हम बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, जिसको हम साइबर क्राइम कहते हैं, एंड डाटा प्रोटेक्शन। तो कल हमने पहले डाटा प्रोटेक्शन किया, जिसके अंदर मेजरली डेफिनेशन इन्वॉल्व है कि डाटा से क्या मुराद है, पर्सनल डाटा से क्या मुराद है, इस तरह सेंसिटिव पर्सनल डाटा से क्या मुराद है, कंसेंट वगैरह, इनकी हमने कल डेफिनेशन देखी और फिर हमने कल की प्रिंसिपल्स देखे थे कि अच्छा की प्रिंसिपल्स अब ये किस चीज के, मतलब हम अक्सर ये वर्ड सुनते हैं, आप टेक्स्ट में भी पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल से क्या मुराद भाई, ये इसका क्या मतलब होता है, ये क्या चीज है। तो बेटा प्रिंसिपल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको अगर कोई शख्स या कोई इदारा फुली तौर पे कंप्लाई कर रहा हो तो ये समझा जाता है कि वो जो काम कर रहे हैं या जिस चीज से रिलेटेड, जिस एस्पेक्ट से रिलेटेड वो प्रिंसिपल या रूल्स हैं, उस एस्पेक्ट को प्रॉपरली तरीके से हैंडल किया जा रहा है। ये बेसिकली एक आप इसको कह सकते हैं झटके सी डेफिनेशन है कि भाई प्रिंसिपल होते क्या है, ये रूल्स होते क्या है, रेगुलेशन होते क्या है, मतलब प्रिंसिपल लिख दिया, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इदारा, कोई पर्सनल, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो कंट्रोलर है, ये प्रिंसिपल किसके लिए है, कंट्रोलर के लिए है, जो हमारा डाटा कंट्रोल कर रहा होता है। अगर वो ये प्रिंसिपल साथ के साथ अप्लाई कर रहा है डाटा कलेक्ट करते वक्त, उसको प्रोसेस करते वक्त, उसको यूज करते वक्त, तो इसका मतलब है कि वो शख्स लीगल तरीके से डाटा को कलेक्ट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और स्टोर कर रहा है। तो ये बेटा की प्रिंसिपल से मुराद होता है। आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल राइट के, हर बंदे का क्या राइट होता है, हमारे क्या राइट है कि हमारे पर्सनल डाटा के हिसाब से, हमारे डाटा के हिसाब से भाई हमारा देखो ना, अब कोई शख्स उठता है और मेरे ऊपर किसी किस्म की बात कर देता है, या मेरा पर्सनल डाटा किसी, मिसाल के तौर पे आप मुझसे पूछे बगैर किसी को मेरा नंबर दे देते हो, तो ये यार एक गलत चीज है। ये मेरा राइट है कि मेरा डाटा मेरे से पूछे बगैर इस्तेमाल ना किया जा सके। इस तरह अगर यूट्यूब वगैरह पे आप जाते होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पे किसी और की वीडियो जो है वो आप कॉपी नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते होते। क्यों? क्योंकि भाई ये उसका राइट है, आप उससे पूछे बगैर उसका डाटा जो है वो यूज नहीं कर सकते। तो लिहाजा कौन कौन से राइट होते हैं इंडिविजुअल के, कि उनका डाटा जब प्रोसेस किया जा रहा हो या कलेक्ट किया जाता है तो उनके पास कौन कौन से राइट होते हैं। सबसे पहले राइट टू बी इंफॉर्म्ड होता है, कि उसको हमेशा सॉरी, उसको जब भी उस किसी शख्स का डाटा आप कलेक्ट करें, प्रोसेस करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उस शख्स को, इंडिविजुअल को इन्फॉर्म करें कि उसका डाटा जो है वो कलेक्ट, प्रोसेस या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बगैर इन्फॉर्म किए आप ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद वो कहते हैं राइट ऑफ एक्सेस टू डाटा, इंक्लूडिंग राइट टू गेट कॉपीज ऑफ डाटा, कि हर इंडिविजुअल का राइट है कि वो अपना डाटा इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है। मिसाल के तौर पे आपका डाटा, पर्सनल डाटा नादरा के पास मौजूद है, तो क्या आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं? हाँ जी, मेरा सर पर्सनल मौजूद है, मैं देख लूंगा ना। हर किसी का मौजूद है भाई, मेरा भी मौजूद है नादरा के पास पर्सनल डाटा, तो ये मेरा राइट है, तो मैं जाके उसको देख सकता हूँ, मैं उसमें चेंज करा सकता हूँ, मैं उसको करेक्ट करा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उनको जाके एप्लीकेशन दूँ, मुझे मेरा पर्सनल डाटा शो करा देंगे, जी ये आपका नाम है, इतने बच्चे आपके नाम पे रजिस्टर्ड हैं, इतनी बीवी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, ये आपके नंबर है, सारा कटा खोल के रख देंगे वो आपके सामने, ठीक है। हाँ, कोई और शख्स आपका डाटा जो है वो नहीं देख सकता, उसके लिए या तो उसको कोर्ट का नोटिस चाहिए या उसको कोई अदालती नोटिस वगैरह चाहिए, लीगल तरीके से वो आपका डाटा जो है वो अरेंज करा सकता है। उसको रीजन देनी पड़ेगी, मिसाल के तौर पे आपको ट्रैक करना है, आप किसी गलत काम में मुलविस हो, किसी के साथ फ्रॉड करके भाग गए हो, तो वो फिर कोर्ट के जरिए आपका डाटा इंस्पेक्ट कर सकता है, ऐसे वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे शख्स का डाटा जो है वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप अपना डाटा विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो एक्सेस है वो कर सकते हो। राइट टू रेक्टिफिकेशन, राइट टू रेक्टिफिकेशन से क्या बोला है भाई, अगर आपके डाटा के अंदर कहीं पे कोई गलती है, कहीं पे कोई मिस्टेक है, तो भैया आप क्या है कि उसको करेक्ट करा सकते हैं। मतलब ये आपका राइट है कि आपके डाटा में कहीं पे फादर नाम गलत आ गया, आपका नाम गलत हो गया, स्पेलिंग गलत है, आप उसको करेक्ट करा सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता। इस तरह राइट टू बी फॉरगॉटन या राइट ऑफ इरेजर, कि आपने कहीं पे अपना पर्सनल डाटा दिया हुआ है, तो ये आपका राइट है कि आप उसे कहो कि भाई ये मेरा डाटा आप अपने पास से खत्म कर दो, उड़ा दो। मिसाल के तौर पे आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका पर्सनल डाटा वहां पे मौजूद है, आप कल को छोड़ के जा रहे हैं और क्या चाहते हैं कि आपका डाटा यहाँ पे ना मेंटेन रहे, तो आप उनको एप्लीकेशन लिख के आप उसको डिलीट करा सकते हो। राइट टू ऑब्जेक्ट टू प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, तो आपको
पास ये भी राइट मौजूद है कि अगर कोई आपका डाटा जो है वो मार्केटिंग में यूज हो रहा है या आपको कहीं पे मसला है कि आपके डाटा की प्रोसेसिंग ठीक नहीं हो रही या उसको गलत इस्तेमाल में किया जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो जी। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो कंपनीज होती हैं इनके प्रमोशनल मैसेज आते हैं, ठीक है। अब आप इससे तंग हो, आप कहते हो जी ये मेरे नंबर पे मैसेजेस नहीं आने चाहिए, तो आप उनको कॉल करके हेल्पलाइन पे प्रमोशनल मैसेजेस वगैरह बंद करा सकते हो अपने, तो लिहाजा आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। इस तरह राइट टू रिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग, कि भाई ये आपका राइट है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि ये जो आपका डाटा है ये किसी खास पर्पज के लिए सिर्फ यूज हो सकता है। मिसाल के तौर पे इसका सिंपल सा एग्जांपल कि हम जब कहीं पे आईडी कार्ड की कॉपी देते हैं तो हम ऊपर क्रॉस करके लिख देते हैं जी सिर्फ फॉर बैंक पर्पज है या फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफर है या फॉर किस लिए है, कैश डिपॉजिट है, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये वाला मेरा डाटा जो है वो जस्ट इस काम के लिए प्रोसेस किया जाना चाहिए। इसी तरह राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी, कि भाई आप अपना डाटा वहां से निकलवा भी सकते हो। पोर्टेबिलिटी मतलब कि आप अपने डाटे को पोर्टेबल बनवा सकते हो, आप कहीं से भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हो, आपको ऑनलाइन डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, आपका डाटा पोर्टेबल भी हो सकता है। और इस तरह राइट टू विदड्रॉ कंसेंट, कि आपने किसी को अपना डाटा यूज करने की कंसेंट दी हुई है तो आप उसको किसी भी टाइम विदड्रॉ कर सकते हो जी, आज के बाद जो है ये मेरा नंबर यूज नहीं होना यहाँ पे, या मेरे नाम से आप प्रमोशन नहीं करोगे या मेरा नाम आप यूज नहीं करोगे। राइट टू कंप्लेन टू रेलिवेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, कि अगर आपको लगता है कि आपका डाटा गलत यूज हो रहा है या आपको लगता है कि आपका डाटा का इररेलेवेंट यूज हो रहा है या मिसलीडिंग डाटा आपको यूज कर रहे हैं, तो आप जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जिस तरह हमारे यहाँ FIA है, उनको एप्लीकेशन या कंप्लेन कर सकते हो जी आपके पर्सनल डाटे को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये राइट्स आपके क्लियर है सारे पुत्र? जी सर। ओके जी, गुड हो गया। तो लिहाजा ये राइट्स आपके पास मौजूद है, लेकिन आप इनको एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा झमेला होता है। आप सिर्फ एक नादरा में जाके इंस्पेक्ट करने पड़ जाए अपने रिकॉर्ड को तो आपको लग पते जाने हैं एक बारी। खैर बहरहाल ये आपके हकूक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आज से 100 साल बाद में भी हो सकता है हमें हमारे हकूक मिलना शुरू हो जाए एक आजाद मुल्क की तरह, तो फिर आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अगला हमारा एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, कि भाई देखो जैसे जैसे तरक्की हुई है, इंटरनेट ज्यादा फास्ट हुआ है, दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन हुई है, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हुए हैं, एक चीचू मिचू सी बन गई है सारी, तो अब क्या हुआ कि क्राइम्स जो है वो भी डेवलप हो गए हैं क्योंकि एजुकेशन आम हो गई है, लोग पढ़ लिख बहुत ज्यादा गए हैं, लेकिन सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो बहुत लिमिटेड है, ख्वाहिशात हमारी जो है वो खंभों पे चढ़ी पड़ी हैं, और अन्य हाथ बटेर वाली गल है कि हमारे हाथ में मोबाइल और नेट मौजूद है लेकिन हमारे पास लीगल तरीकाकार नहीं है। तो फिर क्या होता है कि भाई ये जो क्राइम्स हैं ये भी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, मतलब ये भी मॉडर्न हो गए हैं। तो लिहाजा क्या वो कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट प्रिवेंशन जो है, एक प्रिवेंशन एक्ट बना दिया गया कि इलेक्ट्रिक के जरिए ये जो नेट को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक वे से जो क्राइम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको पीका कहते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में जनाब जी ये प्रेजेंट हुआ। अच्छा जी, इसके अंदर भी क्या है, मुख्तलिफ डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पे रेलिवेंट डेफिनेशन क्या है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। इससे क्या मुराद है कि आप किसी ऐसी इंफॉर्मेशन या सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और आप ऑथोराइज भी नहीं है। विदाउट ऑथोराइजेशन आप किसी के प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मौजूद उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हो तो इसको अनऑथोराइज्ड एक्सेस कहा जाता है। एक्सेस टू डाटा से क्या मुराद है कि भाई किसी भी शख्स के पर्सनल डाटा के ऊपर कंट्रोल कर लेना इस तरीके से कि आप उस डाटा को यूज कर लो, उसको मॉडिफाई कर सको या उसको डिलीट कर सको, तो इसको कहा जाता है आपको डाटा की एक्सेस है। मिसाल के तौर पे आप जनाब कॉलेज में जाते हो और उनको कहते हो जी मुझे जो है वो करके दो, क्या कहते हैं, मेरा नंबर क्या कहते हैं, मेरा डाटा शो कराओ मेरे पास। वो कहते हैं जी ठीक है, आप अपनी वेबसाइट पे जाके शो कर सकते हो। आप जाते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो तो आपके सामने आपका डाटा आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड है या आई कैब में रजिस्टर्ड हो, ठीक हो गया, ठीक है, आप आई कैब में रजिस्टर हो, जब आप लॉग इन करते हो तो आपके सामने आपका एक लिमिटेड सा डाटा आता है कि नहीं आता, नाम आता है, CRN नंबर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती है ना सामने, ऐसी बात है। तो क्या इसका मतलब है कि आपको उस डाटा की एक्सेस है? नहीं।
आपको एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आप सिर्फ उसको देख सकते हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप उसको मॉडिफाई या डिलीट नहीं कर सकते। तो लिहाजा एक्सेस टू डाटा से क्या मुराद है कि किसी के डाटा के ऊपर कंट्रोल करना, इस तरीके से कि आप उसको यूज कर सको, कॉपी कर सको, मॉडिफाई कर सको या डिलीट कर सको। आप आईकैप की वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन खोले और वहां पे नेम चेंज करके दिखा मुझे कैसे करते हैं। ओके जी। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेटा देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये दो डिफरेंट टर्म है। डीएम में ये दोनों यूज होती थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद होता है बेटा तमाम कंप्यूटर सिस्टम जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम के जरिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना या डिस्ट्रीब्यूट करना या यूज करना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद होता है कि इंडिविजुअल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन, जहां पे एक कंप्यूटर के ऊपर एक शख्स बैठ के काम शुरू कर देता है। एक शख्स जो है कंप्यूटर के जरिए डाटा कलेक्ट, प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। ठीक हो गया? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद इंडिविजुअल प्लस मतलब एक नेचुरल पर्सन प्लस कंप्यूटर, इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या मुराद है? Access to information system means gaining control or ability to use any part or whole of an information system, whether not through infringing or any security measures वगैरह। इंफॉर्मेशन सिस्टम के एक्सेस से क्या मुराद है कि आप किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को पूरे तरीके से या पार्शली आप किसी भी तरीके से उसको कंट्रोल कर लो, इस तरीके से कि आप उसको यूज कर सको। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उनकी सिक्योरिटी ब्रेक करो या इस तरीके से। भाई आपके पास किसी का लॉगिन मौजूद है, आप उस लॉगिन से कंट्रोल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप उसको हैक करो। किसी भी तरीके से आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर किसी को कंट्रोल कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, तो भैया ये क्या होता है? आपका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। डाटा डैमेज से क्या मुराद है? डाटा डैमेज मीन्स अल्टरेशन, डिलीशन, डिटोरिएशन, इरेजर, किसी भी किस्म की डाटा के अंदर चेंज परमानेंटली या टेम्परेरी जो है कर देना, डाटा डैमेज कहलाता है। क्लियर है पुत्र? क्लियर है यहां तक बच्चे? जी सर। उसके बाद आता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या मुराद है? वो कहते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेमली एसेट, फैसिलिटीज, सिस्टम। कि भाई देखो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके अंदर आपका डाटा है, तो उसका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद तमाम वो कंपोनेंट किसी भी स्ट्रक्चर के जो कि जरूरी हैं उस सिस्टम को या स्ट्रक्चर को रन करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एक सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम क्लास ले रहे हैं। इसमें क्या कुछ इसमें जुड़ा हुआ है या इसका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? लैपटॉप, उसके बाद जनाब इसके अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर, इसके बाद जनाब इसकी बैटरी, प्लस ये जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ, प्लस मैं माउस यूज कर रहा हूँ, प्लस जो इसकी ड्राइंग टैबलेट है, मतलब मेरे पास जो ड्राइंग पैड है जिसके जरिए मैं ग्राफिक टैब है आपको लिख के समझा रहा होता हूँ। तो ये एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी अगर मिसिंग होगा तो प्रॉपर तरीके से जो सिस्टम है मेरा वर्क नहीं करेगा। तो लिहाजा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेमली एसेट, फैसिलिटी, सिस्टम, नेटवर्क और प्रोसेस, द लॉस और कंप्रोमाइज ऑफ विच कुड रिजल्ट, जिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका कोई भी कंपोनेंट जो है अगर फेल हो जाए या लूज हो जाए तो क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? मेजर डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी और डिलीवरी ऑफ सर्विस। कि भाई अगर इसका कोई एक कंपोनेंट भी, इसका कोई एक पार्ट भी अगर खराब हो जाएगा तो जाहिर बात है कि भाई इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंपैक्ट होगी, या आपको प्रॉपर तरीके से क्लास डिलीवर नहीं हो रही होगी, आपको आवाज नहीं आ रही होगी, आपको पिक्चर नहीं शो रही होगी, या डिस्टर्बेंस होगी, या स्क्रीन जो है फ्रीज हो रही होगी, नेट स्लो है तो आवाज कट रही होगी मेरी। तो ये सारा एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक हो गया? क्लियर है यहां तक बच्चे? ये डेफिनेशन है हमारे, क्या कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की एक्ट की, उसकी कुछ डेफिनेशंस है। क्लियर है? जी सर। अब ये जो अगला टॉपिक है बेटा, इसमें से लिख के रख लें कि इसमें से क्वेश्चन आना है, क्योंकि जितने प्यार से और मेहनत से ये बुक के अंदर डाला गया है। नॉर्मली लॉ के अंदर जो पनिशमेंट या ये जो पेनल्टी क्लॉजेज होती हैं, ये
उसमें नहीं आती, मतलब क्वेश्चन में टेस्ट नहीं होती, बहुत ही कम होता है, कोई 5 सालों में 1-2 बार शायद उसने एक एमसीक्यूज भी पूछा हुआ है, पेनल्टी वगैरह। कंपनी लॉ में फिर भी 1-2 बार उसने पूछा हुआ है, एम लॉ में तो वो भी नहीं पूछा हुआ उसने। तो लिहाजा ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें क्योंकि है ही सारी ऑफेंस एंड पनिशमेंट। और अच्छा मजे की बात, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे क्रिमिनल एक्ट है, ये सारा क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ नहीं है। समझ आई बात? तो लिहाजा क्रिमिनल लॉ के अंदर पनिशमेंट्स जो होती हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होती हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो लिहाजा ये पनिशमेंट जो 7-5-7 बताई गई हैं, ये लाजमी इसमें से क्वेश्चन बनने वाला है, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। ठीक है पुत्र? जी सर। अच्छा जी, पहली पनिशमेंट क्या है, किस लिए? वो कहता है अनऑथराइज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, कि कोई भी शख्स जो किसी भी सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करेगा विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो उसको क्या होगा? 3 मंथ की जेल हो सकती है, एंड या और फाइन अप टू ₹50,000, 50,000 का जुर्माना हो सकता है, या 3 महीने की उसको जेल हो सकती है, या ये दोनों भी हो सकते हैं, एंड और आर है। मैक्सिमम लिमिट 3 मंथ है और 50,000 से नीचे हो सकता है। अनऑथराइज कॉपी और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, कि डाटा को अनऑथराइज तरीके से कॉपी किया या ट्रांसमिट किया है, तो भाई जो भी शख्स डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, एंड विदाउट ऑथराइजेशन कॉपी करता है या ट्रांसमिट करता है डाटा, तो उसके साथ क्या? इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ मैक्सिमम, एंड और फाइन अप टू ₹1,00,000। तो मतलब ये भी अपर लिमिट बताई गई है, और ये दोनों भी हो सकती हैं। उसके बाद वो कहता है इंटरफेरेंस विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, कि कोई आप छेड़छाड़ करते हो इंटरफेरेंस किसी सिस्टम के साथ, इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, और विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, विदाउट ऑथराइजेशन, और जिसकी वजह से कोई डैमेज आता है किसी भी सिस्टम के हिस्से को या पूरे सिस्टम को, तो क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर, मैक्सिमम 2 ईयर, एंड और फाइन ₹55,00,000 तक, अप टू मैक्सिमम में, इससे नीचे हो सकती हैं। उसके बाद अगला क्राइम क्या है? अनऑथराइज एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, कि आप अगर किसी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी इंटेंशन वैलिड और जेन्युइन है तो गलती से हो ही जाती है चीजें इधर उधर, तो उसके लिए आपको सजा नहीं होगी। क्या होगा? अप टू 3 ईयर इंप्रिजनमेंट है, और फाइन जो है वो 1 मिलियन तक है, अपर लिमिट है। और आप सारों में देख रहे हैं एंड या और है, एंड या और है, इन दोनों में से एक भी हो सकती है, या ये दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं। अनऑथराइज कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा, कि आप किसी का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा जो है उसको कॉपी करते हो, यहाँ पे सिंपल डाटा कॉपी करते हो, यहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डाटा विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन और विदाउट ऑथराइजेशन, तो भैया क्या है? 5 साल की सजा या 5 मिलियन रुपीस तक का आपको फाइन हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं। इस तरह इंटरफेरेंस विद द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, कि भाई आप किसी के ऊपर क्या था? एक्सेस है, यहाँ पे इंटरफेरेंस है, मतलब आप छेड़छाड़ करते हो, उसको डैमेज करते हो, या कुछ भी इस तरह का करते हो, तो क्या होगा? 7 ईयर जेल एंड 10 मिलियन जो है वो पेनल्टी हो सकती है, या दोनों भी हो सकती हैं। ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, कि आपने कोई जुर्म किया या किसी ने कोई जुर्म किया और आप उसे ग्लोरीफाई कर रहे हो। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ये जो पिस्टल उठा के और टिकटॉक बन रहे होते हैं, हवाई फायरिंग हो रही है और आप उसको बड़े शौके तरीके से कर रहे होते हैं, और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि वो खासतौर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो तो वक्तन फक्तन सॉफ्टवेयर अपडेट करती रहती है। तो लिहाजा अगर आपने कोई क्राइम किया या किसी और ने क्राइम किया और फिर आप इसको ग्लोरीफाई भी कर रहे हो, आप उसको शेयर कर रहे हो, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आप हैकर्स वगैरह को देखते हैं कि मूवीज में देखते हैं, जब भी कोई हैकर हैक करता है तो फिर वो जनाब जी एक बड़ी सारी स्क्रीन के ऊपर अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा होता है, हमें नजर आता है, उसका नाम लिखा हुआ आ रहा होता है और नीचे कोई टैग लाइन भी होती है कि मैं नहीं छड़ना या मैं नंबर 1 हूँ वगैरह वगैरह। तो क्या है कि क्राइम को ग्लोरीफाई किया जा रहा है ताकि लोग जो है उससे मुतासिर हों, उससे जो है वो उससे उसको हीरो समझें। तो भाई ये भी एक जुर्म है, इसकी सजा 7 साल या 10 मिलियन तक हो सकती है, या दोनों भी हो सकती हैं। मतलब देखो ग्लोरिफिकेशन 2 तरीके से, या तो आपने जुर्म किया और उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो तो फिर तो आपको डबल सजा मिलनी है, एक इसकी मिलनी है और जुर्म ऊपर वाले में से कोई होगा वो भी साथ मिलनी है। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्लोरिफिकेशन में इन्वॉल्व हो तो फिर आपको ये वाली सजा मिलेगी। तो whoever prepare or disseminate information through any information system or a device with the intent to glorify an offense,
relating to terrorism or any person convicted of a crime relating to terrorism or activities of prescribed organization और इंडिविजुअल और ग्रुप वगैरह। तो भाई आप किसी भी तरीके से किसी भी क्रिमिनल एक्ट को, खासतौर पे टेररिज्म वाले एक्ट को ग्लोरीफाई करते हो किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करके, तो भैया आपकी पनिशमेंट होगी। समझ आ गई बात? है जी, क्लियर है पुत्र? जी तो सर। आज हमने क्या पढ़ा? आज भी हमने जस्ट डेफिनेशन देखी। कौन सी? राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, कि आपके राइट्स क्या है इंडिविजुअल्स के। उसके बाद हमने मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन देखी। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की, क्या अनऑथराइज्ड एक्सेस से क्या मुराद है, एक्सेस टू डाटा से क्या मुराद है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या मुराद है, डाटा डैमेजेस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर हमने ऑफेंस एंड पनिशमेंट्स देखी। तो बेटा आज के टॉपिक में ऑफेंस एंड पनिशमेंट्स को तो भाई खड़का के रट्टा लगा लो ना। समझ आ गई बात? इसमें से लाजमी क्वेश्चन आना है। और मजे की बात है कि अगर इन दो चैप्टर में से केस स्टडी उसने बनाया तो वो ये इसमें से बनाएगा। ऑफेंस एंड पनिशमेंट वाले में से वो बनाएगा केस स्टडी, और इसमें से केस स्टडी बन भी सकता है, क्योंकि दो तीन तो इस टाइम मेरे दिमाग में अपने घूम रहे हैं। है बड़ा क्रिमिनल माइंड हो गया यार। वाह चलो जी, तो समझ आ गई पुत्र? क्लियर है? यस सर। चलेंगे, ये हमारा आज का चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर 17 हमारा खत्म हो गया। कल हम इंशाल्लाह चैप्टर 18 को स्टार्ट करेंगे अल्लाह का नाम लेकर। जुम्मे को आपका चैप्टर 16 का टेस्ट है, संडे को आपका चैप्टर 17 का टेस्ट होगा। उसके बाद हम जनाब जो ट्यूसडे होगा कमिंग, उस पे हमारा चैप्टर 18 का टेस्ट रखेंगे, तब तक कंप्लीट हो चुका होगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट संडे जो आएगा वो एक किस्म का हमारा क्विज होगा, जिसमें पार्टनरशिप, ये तीनों चैप्टर और चैप्टर 1 इन्वॉल्व होंगे। तो ये तरतीब आपको याद होनी चाहिए कि आपने सर जी थोड़ा होली होली चलो सर जी। क्यों? हाँ तो 200 की स्पीड है। 200 की स्पीड से क्या हो रहा? नहीं सर, बस वैसे ही मजाक कर रहे हैं। अच्छा, शुगर ला रहे हो? नहीं पुत्र, क्योंकि ना आप देखो, अब हमें चीजें रिपीट करनी है बेसिकली। अगर आप देखें तो हम अगले 2 दिन में अब इसका 50% पोर्शन हम तकरीबन ऑलरेडी खत्म कर रहे हैं। 25-30 का ये है, तो 15 नंबर का पार्टनरशिप है, 6 नंबर का चैप्टर 1 है, तो हमारा 50% तो लग गया ना भाई। ऐसी बात है ना? जी सर। 50% ये वो वाला लगा है जो पूरी बुक का अगर देखें पेजेस में 30% बनता है, तो इसके मार्क्स 50% है। तो हमने इसको क्योंकि अब बार बार रिपीट करना, टेस्ट के थ्रू, रट्टे के थ्रू हमने इनको पक्का करना है, क्योंकि ये वो पोर्शन है बच्चे जो हमारा पेपर पासिंग जो है उसको सिक्योर करेगा, हमारे पेपर को, हमारे जो आप कह सकते हैं ये एक सिक्योरिंग एरिया है, मार्क स्कोरिंग एरिया। तो इसके ऊपर तो हमने फोकस करना है ना। तो मैं आपको एक रूटीन बता रहा हूँ कि ये आपको भी याद होनी चाहिए, ये मुझे भी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर हैं और इनका वेटेज यार 25 नंबर का। मैं तो बड़ा हैरान हूँ 25-30 नंबर का यार। अल्लाह अकबर पुत्र, इनको साथ साथ रट्टा लगाते जाए। क्लियर है? यस सर। चल है पुत्र, तो अभी यार पार्टनरशिप का कर लो क्वेश्चन। और बिलाल, मैंने आपको कहा था मुझे दोबारा करके भेजो यार। हाथ करके दे दूंगा। हाँ बिलाल, दोबारा करो यार, उसकी बेसिक तो प्रैक्टिस मैटर कर रही है ना यार। दोबारा करो। सजाद आप भी भेजो बेटा, बाकी तमाम रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी भेजें लेक्चर मुझे वो टेस्ट करके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे बच्चे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।